हेलो, मैं सतीश, जेआरएफ एंड रिसर्च स्कॉलर, इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यूजीसी नेट ज्योग्राफी के पुराने पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और जून 2008 का हम लोग सॉल्व कर चुके थे। चलिए शुरुआत करते हैं दिसंबर 2008 का पेपर। चलिए देखिए 50 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अपक्षय की प्रक्रिया क्या बनाती है या क्या बताती है, अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताती है? तो ऑप्शन ए है घाटियों का पार्श्विक विस्तार, ऑप्शन बी है महाद्वीपीय शेल्फ का फैलाव और शैल सामग्री का खंडित होना, सी, और डी है आपका शैल कर्तित प्लेटफॉर्म का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि अपक्षय का मतलब ही होता है कि विशेष सामग्री के या चट्टानों का, ऐसे समझिए एकदम सिंपल भाषा में, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना या चट्टानों को अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि स्टैग्लेटाइट्स और स्टैग्लेमाइट्स किसकी निक्षेपित भू आकृतियाँ हैं? किसकी निक्षेपित भू आकृतियाँ हैं? हिमनदी प्रदेश की, चूना प्रदेश की, समुद्र तटीय स्थलाकृति, नदी स्थलाकृति। तो बहुत ही फेमस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमनदीय प्रदेश की। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमनदीय प्रदेश की। ठीक है, ये इसका हिंदी में देखिए स्टैग्लेटाइट्स स्टैग्लेमाइट को कहा हिंदी में कहा जाता है आश्चुताश्म निश्चुताश्म। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी जो है हो सकता है इस तरह से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऊष्मा बजट बताता है। ऊष्मा बजट क्या बताता है? देखिए ऑप्शन ए सौर विकिरण, ऑप्शन बी गर्म, ऑप्शन बी जो है अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेडियोधर्मिता में संतुलन, ऑप्शन सी महाद्वीपों के ऊपर तापमान वितरण, ऑप्शन डी भूमि और समुद्र के ऊपर ऊष्मा वितरण। ठीक है, तो ऊष्मा बजट देखिए, बजट जो है किसी का भी बजट हो जो है उसमें आगत और निर्गत दोनों शामिल होता है। इससे स्पष्ट रूप से आंसर क्या आपको दिख रहा है? अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेडियोधर्मिता में संतुलन। ऑप्शन स्पष्ट रूप से है इसका। तो ऊष्मा बजट क्या बताता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेडियोधर्मिता में संतुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आर्कटिक संहति का प्रकार दिया है, एक तरफ संकेत दिया है, इसको मिलान करना है आपको। इसको मिलान करना है। तो देखिए इसमें आर्कटिक संहति दिया है एक तरफ, अंटार्कटिक संहति, भूमध्य रेखीय संहति और उष्णकटिबंधीय संहति। तो उष्णकटिबंधीय संहति को क्या कह सकते हैं आप? इसको मिला दीजिए उष्णकटिबंधीय संहति। उष्णकटिबंधीय संहति को आप मिला दीजिए, ए में मिला देंगे, शायद ए में मिलाना चाहिए। आप देखिए उष्णकटिबंधीय संहति भी दिया है और भूमध्य रेखीय संहति भी दिया है, दोनों दिया है। तो इसको हम लोग जहाँ तक देखते हैं इसका जो हो जाएगा, अगर हम लोग मिलाते हैं भूमध्य रेखीय संहति, भूमध्य रेखीय संहति को पहले मिला लेते हैं और भूमध्य रेखीय संहति को अगर हम लोग ई से मिला लेते हैं और उष्णकटिबंधीय संहति को टी से मिला लेते हैं, डी का पहला अगर कर लेते हैं तो डी का पहला देखिए एक ही में है, इसका सही आंसर तो अभी निकल गया बी। ठीक है, सही आंसर बी निकल गया है और इसको मिला लेते हैं। इसका मतलब कि बी का हो गया तीसरा, बी का तीसरा आर्कटिक संहति ए और अंटार्कटिक संहति ए और आर्कटिक संहति क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नदीय अपरदन चक्र के दौरान विकसित भू आकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? नदीय अपरदन चक्र के दौरान विकसित भू आकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये
छिप्रिका जलप्रपात जलोढ़ पंख संप्राय मैदान बी। जलप्रपात छिप्रिका संप्राय मैदान और संप्राय मैदान जलोढ़, ये तो हो नहीं सकता। जलप्रपात संप्राय मैदान, तो सबसे पहले देखिए जलप्रपात जो होता है वो ऊंचाई से जल गिरता है और छिप्रिका, जलप्रपात के छोटे रूप को छिप्रिका कहते हैं। ठीक है, जलप्रपात के छोटे रूप को क्या कहते हैं? छिप्रिका कहते हैं। तो सबसे पहले बन जाएगी आपकी छिप्रिका, फिर उसके बाद जलप्रपात, फिर जलोढ़ पंख, उसके बाद संप्राय मैदान। इसका अर्थ यह है कि सही आंसर 5 का ए हो जाएगा, 5 का ए आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, यानी ये देखिए अभिकथन और कारण, अभिकथन और कारण क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल में कथन दिया है, अभिकथन ए दिया है कि क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं, सही है, जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, कारण क्या दिया है? समताप मंडल की तुलना में क्षोभ मंडल में तापमान विभिन्नता कम खतरनाक है। तापमान विभिन्नता क्या है? कम खतरनाक है। तो ये है, ये तो आपको सही नहीं लग रहा, लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से सही है। ठीक है, ये वाला क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए गए हैं। क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए गए हैं, तो ये सही हो गया, लेकिन कारण सही नहीं दिख रहा है। समताप मंडल तुलना में क्षोभ मंडल में अधिक तापमान विभिन्नता कम खतरनाक है, तापमान विभिन्नता कम खतरनाक है। तो इसका सही आंसर ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा जल बजट विकसित किया गया था थानथ्वेट द्वारा, केंड्रू द्वारा, कोपेन द्वारा, ऑस्टिन मिलर द्वारा। तो इसको याद कर लीजिएगा। इसका एक फिगर बना के जो है थानथ्वेट महोदय इसको समझाए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है मृदा जल बजट थानथ्वेट का। अपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को थानथ्वेट का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा। चलिए, बृहद महासागरों के क्षेत्र के संबंध में सही अनुक्रम क्या है? तो हिंद है, प्रशांत है, हिंद के बाद प्रशांत कोई अनुक्रम बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर आता है, उसके बाद हिंद महासागर आता है, उसके बाद आर्कटिक महासागर आता है। देखिए प्रशांत सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक महासागर, तीसरे पे हिंद महासागर, अगला आर्कटिक महासागर। इसका अर्थ है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है, ऑप्शन ए बड़ा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, छोटा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, छोटे सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र का उपसमूह, बड़े सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र का उपसमूह। तो देखिए हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर है। उसको तो इधर जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसके बाईं तरफ वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? अरब सागर कहलाता है, अरब सागर। ठीक है, और इसके दाहिनी तरफ वाला भाग बे ऑफ बंगाल कहता है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल कहलाता है। तो क्या पूछा है? बंगाल की खाड़ी है, तो ये जो बड़े समुद्री पारसी तंत्र का, बड़े समुद्री, हिंद महासागर को अगर हम लोग पूरा ले लेते हैं तो वो हो गया आपका बड़ा सामुद्रिक पारसी तंत्र। ठीक है, बड़ा सामुद्रिक पारसी तंत्र हो गया है, और बड़े सामुद्रिक पारसी तंत्र का उप समूह है, क्योंकि क्या बंगाल की खाड़ी उप समूह है। तो बंगाली खाड़ी केवल बात हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरे हिंद महासागर का एक उप समूह है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़े सामुद्रिक पारसी तंत्र का उप समूह। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अध्ययन क्षेत्र है, विद्वान है, इनको आपको मिलाना है। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। देखिए लघु जलवायु विज्ञान ग्रिफिथ टेलर का है, ए का दूसरा हो जाएगा, और बी का हो जाएगा भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान बी का हो जाएगा चौथा, बी का चौथा यानी भू आकृति विज्ञान वार्सेस्टर, और मौसम विज्ञान यानी सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा मौसम विज्ञान पीटरसन। ठीक है, और जल विज्ञान हो जाएगा आपका वार्ड। तो इसका अर्थ ये है कि ए का दूसरा देखिए एक ही से ऑप्शन से सही हो गया, ये बी, ए का दूसरा हो गया, यानी लघु जलवायु विज्ञान आपका ग्रिफिथ टेलर, और भू आकृति विज्ञान वार्सेस्टर,
और मौसम विज्ञान पीटरसन और जल विज्ञान वार्ड हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 10 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में बाढ़ चादर सीट फ्लड एक महत्वपूर्ण निर्माणक प्रक्रम है। ये शायद पुराना क्वेश्चन है, इसको मैं बता चुका हूँ पिछले को पेपर में, आप देखेंगे हूबहू उसी को रिपीट किया गया है। अब कारण क्या है, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता के साथ अल्पावधि की वर्षा होती है। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता के साथ अल्पावधि की वर्षा होती है। तो कथन तो देखिए सही है कि शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में बाढ़ चादर के यहाँ सीट फ्लड है। सीट फ्लड का मतलब समझ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बाढ़ आना, बहुत तेज़ी से बाढ़ आना। कम समय में अगर बारिश होगी तो बहुत तेज़ी से बाढ़ आएगी। तो एक महत्वपूर्ण भू निर्माणक प्रक्रम, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में सीट फ्लड एक महत्वपूर्ण निर्माणक प्रक्रम है। और शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता के साथ अल्पावधि की वर्षा होती है। उच्च तीव्रता के साथ अल्पावधि, कम समय में वर्षा होगी, कम समय में अधिक वर्षा हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सीट फ्लड एक महत्वपूर्ण भू निर्माण का प्रक्रम भी है। और उस समय क्या होता है कि सीट फ्लड की विशेषता भी है कि बहुत जल्दी से बाढ़ आ जाना। बहुत जल्दी से बाढ़ कब आएगी, जब अल्पकाल में अधिक वर्षा हो जाएगी, अल्पकाल में अधिक वर्षा। तो ये दोनों एक्सप्लेन कर दिए। इससे शायद मुझे याद आ रहा है कि मैं जो है कारण को उसमें गलत बताया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ पे मैं उच्च तीव्रता की बात को ध्यान में रखते हुए इसको गलत कर दिया था कि वहाँ पे शुष्क और अर्धशुष्क में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सीट फ्लड का मतलब होता है बहुत कम समय में अधिक से अधिक पानी के कारण बाढ़ आ जाना। तो जब उच्च तीव्रता की वर्षा होगी, कम समय में वर्षा होती है, तब सीट फ्लड की कंडीशन बनती है। तो इसका अर्थ ये कि कारण और कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ए। अब लोग करेक्ट कर लीजिए पिछला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंद उदाहरण है, स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन आ गया, देखिए ऑप्शन को बदल दिया है। यहाँ पे कागज उद्योग दे दिया है, सीमेंट उद्योग दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण विनिर्माण, अल्युमिनियम उद्योग दे दिया। कागज जो है लुगदी रहती है उससे बनता है, इसका मतलब ये जो है स्वच्छंद उद्योग नहीं है, हल्का उद्योग नहीं। सीमेंट उद्योग भारी उद्योग है, अल्युमिनियम उद्योग भारी उद्योग है। तो क्या बचा आपका, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का निर्माण। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 12 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की शीतकालीन स्थिति में किसके बीच घटती बढ़ती है। उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की शीतकालीन स्थिति में किसके बीच घटती बढ़ती है। यहाँ दिया उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की शीतकालीन स्थिति में किसके बीच देखिए 20 से 35 डिग्री उत्तरी है और 35, तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो ये 0 डिग्री हो गया आपका, और ये हो गया आपका 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। तो उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो होती है वो 30 से 35 के आसपास होती है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि उपोष्णकटिबंधीय शीतकालीन स्थिति में किसके बीच घटित होगी। तो 30 से 35 के आसपास जो होती है उसी के आसपास आपको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, यहाँ 35 से 65 हो जा रहा है। 35 से 65 क्या हो जाएगा, वो तो सब ट्रॉपिकल में चला जाएगा, सब ट्रॉपिकल नहीं सब पोलर में चला जाएगा, या शीतोष्णकटिबंध, सीधा सीधा शीतोष्णकटिबंध कर लीजिए, टेम्परेट रीजन में चला जाएगा। 5 से 20 उत्तरी है केवल, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं। 5 से 20 बहुत आ गए यहाँ। 30 से 50, तो सही ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, 20 से 35। उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम शीतकालीन स्थिति किसके बीच घटती बढ़ती है, 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि किसी प्रदेश के बृहत्तम नगर की जनसंख्या 8 लाख है, बृहत्तम नगर की जनसंख्या 8 लाख है,
तो जिफ के श्रेणी आकार नियम के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के नगर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए एक सूत्र होता है यहाँ पे, इसका एक सूत्र है जी के जिफ का श्रेणी आकार नियम का एक सूत्र है PR बराबर P1/R का सूत्र है। मैं बता देता हूँ इसको जो है आपको। देखिए एक सूत्र होता है, इसको बताएं, जी के जिफ का सूत्र होता है कि PR बराबर P1/R, ठीक है, P1/R। तो यहाँ P1 क्या है, P1 है प्रधान नगर की जनसंख्या। प्रधान नगर की जनसंख्या कितनी थी, 8 लाख थी। और R क्या है, जिस कोट की आपको निकालना है, तो जिस कोट की निकालना है, ज्ञात किए गए नगर कोट की जनसंख्या के चौथे कोट की निकालना है, तो 8 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 बटे 4 हो जाएगा, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगी जनसंख्या, 8 लाख थी और चौथे कोटि की नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। तो ये आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 लाख, ठीक है, यानी P1/R। तो P1 का क्या हो गया, 8 लाख, और R क्या हो गया, चतुर्थ, यानी 4 हो जाएगा। 8/4 क्या करेंगे, 2 लाख निकालेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि चतुर्थ श्रेणी के नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो ये 2 लाख हो जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के नगर की जनसंख्या 2 लाख हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सीमांत की विशेषता कौन सी नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सीमांत की विशेषता, फ्रंटियर या फ्रंट कह लीजिए, फ्रंटियर की विशेषता कौन नहीं है, फ्रंट की विशेषता कौन सी नहीं है। एक लाइन होती है, रेखा होती है, और एक फ्रंट होता है। तो फ्रंटियर की विशेषता, सीमांत की विशेषता कौन नहीं है, सीमांत मंडल जोन है, बिल्कुल सही है, सीमांत मंडल जोन होता है। 15 का बी देखते हैं, सीमांत बाह्यमुखी होता है, सीमांत बाह्यमुखी होता है, बिल्कुल सही है, सीमांत बाह्यमुखी होता है, ठीक है। और सी सीमांत अंतर्मुखी होता है, यही गलत हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। अभी अगला भी देखते थे, प्रारंभिक जनजाति समाजों के बीच सीमांत सामान्यतः किसी व्यक्ति की भूमि नहीं कहलाता है। नो मैन लैंड, नो मैन लैंड आप पढ़े होंगे, नो मैन लैंड, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सीमांत बाह्यमुखी, सीमांत अंतर्मुखी होता है, सीमांत अंतर्मुखी होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सीमांत अंतर्मुखी होता है, क्योंकि इसमें कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जनसंख्या वितरण का प्रातिरूप निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है, खनिजों की उपलब्धता द्वारा, कृषि पद्धतियों द्वारा, सांस्कृतिक पद्धतियों द्वारा, स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा। तो जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप स्पष्ट रूप से आप देखेंगे तो ये है स्थलाकृतिक विशेषता द्वारा। स्थलाकृतिक जैसी विशेषताएं रहेंगी वैसा क्या होगा, वहाँ पे जनसंख्या प्रतिरूप हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, धर्मों के निम्नलिखित प्रतिरूपों में से किसका मध्य पूर्व में उद्गम हुआ है। तो यहूदी धर्म है, ऑप्शन देख लीजिए, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म ये हो जाएगा। आप कन्फ्यूशियस तो आपका यूरोप की तरफ चला जाएगा। तो और आगे देखिए, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ठीक है, ये ठीक हो सकता है। आगे देखें, यहूदी धर्म, इस्लाम, ताओ धर्म, ताओ कहाँ से आ गया, इस्लाम धर्म, कन्फ्यूशियस को पहले ही हम लोग अलग कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धर्मों के निम्नलिखित समूह किसका मध्य पूर्व में उद्गम हुआ है, तो यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, ये आपका सही हो जाएगा। 17 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन क्षीणता का परिणाम क्या हो सकता है। परिणाम हो सकता है क्या, जल की कमी, ठीक है, यानी ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है उसका परिणाम क्या हो, जो जल की कमी, वन में आग, त्वचा कैंसर का होना, जल जनित बीमारियों का पुनर्जीवित होना। तो ओजोन का जैसे क्षरण हो रहा है तो उसे
क्या हो सकता है आपको? त्वचा कैंसर सबसे आम जो है बीमारी हो सकती है, बहुत जल्दी हो सकती है त्वचा कैंसर। का सही आंसर सी हो जाएगा, त्वचा कैंसर का होना। ओजोन क्षुरता का परिणाम क्या है? त्वचा कैंसर का होना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी की शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसकी है? फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये? फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक है। इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ एफ रेडजेल आपका दिया है, सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक रेडजेल, ए हो जाएगा। हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कास्मस कहाँ क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क करने के बाद लिखी थी? पुराना क्वेश्चन हो सकता है कि 2008 में या 2007 में पूछा गया, अभी आपको सॉल्व करा रहा था। कहाँ की थी? दक्षिण अमेरिका की। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग यही है, पुराने पेपर सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है। इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझते चलिए। 21 देखते हैं। भौगोलिक लेखों कृतियों में दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाया गया? भौगोलिक लेखों कृतियों में सर्वप्रथम दार्शनिक दृष्टिकोण सबसे बड़ा दार्शनिक कौन था? इमैनुअल कांट। आप पॉलिटिकल साइंस वाले में इसको थॉट वाले सेक्शन में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़े होंगे, जो भी पॉलिटिकल साइंस इनका विषय रहा होगा। तो भौगोलिक लेखों में या कृतियों में दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसने अपनाया था? तो इमैनुअल कांट ने अपनाया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी किसकी पुस्तक है? शीर्षक H.J. मैकेंडर है, वाइडल डी ला ब्लास है, T.W. फ्रीमैन है, ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक है। बहुत फेमस पुस्तक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 विद्वान दिया है, योगदान का क्षेत्र दिया है। कार्ल सावर सांस्कृतिक भूगोल के पिता कहा जाता है। इसको सीधे मिला दीजिए आप, जो है ए का चौथा हो जाएगा, ए का चौथा। ठीक है, टाफे मारीगोल्ड बताए थे परिवहन भूगोल, यानी इन्होंने एक मॉडल दिया था, परिवहन मॉडल, तो वो हो जाएगा। बी का तीसरा हो जाएगा। L.C. किंग किससे भू आकृति विज्ञान इनका है? पदस्थली सिद्धांत, पेडी प्लेन जिसे आप कहते हैं। और बेकर क्या हो जाएगा? कृषि भूगोल। तो इसका सही आंसर डी का पहला, ठीक है, ए का चौथा, बी का तीसरा। तो सही आंसर ए हो जाएगा। 23 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन देखते हैं। इसको आपको मिलाना है। यहाँ पे भी क्रिस्टालर का क्या हो जाएगा? केंद्र स्थल सिद्धांत, वेरी फेमस क्वेश्चन। क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत हो जाएगा। और क्या? रेवेंस्टीन का क्या हो जाएगा? प्रवास का नियम हो जाएगा। क्यों? रेवेंस्टीन का क्या हो जाएगा? प्रवास का नियम हो जाएगा। टेंसली का क्या? पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, और लुसियन फेब्रे का संभावनावाद हो जाएगा। तो आप मिला लीजिए, ए का चौथा हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, और सी का दूसरा, और डी का क्या हो जाएगा? पहला। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों को सही उत्तर चुनना है। जनजाति दिया है, एक तरफ राज्य दिया है, जनजाति को राज्य से मिलाना है। ठीक है, तो मिकिर जनजाति कहाँ पाई जाती है? मिकिर जनजाति कोरबा, थारू। कोरबा तो देखिए छत्तीसगढ़ में है, एक जिला भी है कोरबा, भाई छत्तीसगढ़ में मिला दीजिए। बी का जो है चौथा हो जाएगा, बी का चौथा देखिए 2 में दिख रहा है यहाँ पे। और थारू देखिए क्या है? थारू को उत्तराखंड से मिला लीजिए आप, थारू को उत्तराखंड से मिला लीजिए। ठीक है, और आंग जो है ये आपको इससे मिला लीजिए, अंडमान निकोबार से। और मिकिर कहाँ है जी? मेघालय से हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाए, ए का तीसरा, बी का चौथा, और सी का पहला, डी का क्या हो जाएगा? दूसरा, डी का दूसरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 25 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड
टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक है। टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक है। सबसे कम पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे कम आवश्यक है। प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता जाता है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था मॉडर्न होती जाती है तो उसका विकसित होती जाती है, तो प्राथमिक क्षेत्र का कार्य जो है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वो है कम होता जाता है। तो आप देखिए, तो इसका सबसे सही आंसर जो हो जाएगा ये प्राथमिक। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ सबसे पूछा है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आर्थिक आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आपका, आवश्यक तो है ही, सबसे कम आवश्यक है। इन सब में तुलना की जाए तो ये हो जाएगा आपका ये प्राथमिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन समझा जाता है? जल संसाधन, पशु संसाधन, कोयला संसाधन, वन संसाधन। अनवीकरणीय, तो देखिए अनवीकरणीय एकदम स्पष्ट रूप से कोयला संसाधन यहाँ पे आंसर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जल संसाधन, पशु संसाधन, वन संसाधन और कोयला संसाधन, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कोयला संसाधन। समझाने वाली कोई बात नहीं। आगे देखिए, कृषि दक्षता की माप की विधि, कृषि दक्षता की माप की विधि किसने विकसित की थी? कृषि दक्षता के माप की विधि देखिए SS भाटिया ने विकसित की थी। इसको आप लोग याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। SS भाटिया, इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? SS भाटिया। कृषि दक्षता की माप की विधि किसने विकसित की? SS भाटिया, पहला ही आंसर है। SS भाटिया ने विकसित की थी कृषि दक्षता के माप की विधि, SS भाटिया ने विकसित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारी उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सा आदर्श संयोजन है? कोयला इस्पात जल, कोयला विद्युत बाजार, कोयला विद्युत बैंक, कोयला कपास बैंक। ठीक है, तो भारी उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श संयोजन देखिए क्या है कि कोयला हो गया, इस्पात हो गया, जल हो गया। ठीक है, विद्युत बाजार इसमें आ गया है, इसमें विद्युत बैंक है, कोयला कपास बैंक है। तो कोयला इस्पात जल क्या हो जाएगा? भारी उद्योग की स्थापना के कौन सा आदर्श संयोजन? आदर्श संयोजन यही है, कोयला इस्पात जल। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, 29 का ए। चलिए देखें 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा दर्शन ऑगस्ट काम्टे द्वारा विकसित की गई थी? बहुत ही फेमस है, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म देखिए यहाँ पे अब व्यवहारवाद, मार्क्सवाद, मानवतावाद दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पॉजिटिविज्म। इसको याद रखिए, ऑगस्ट काम्टे द्वारा। ठीक है, समाजशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए जाए। अनुक्रमिक स्वामित्व, ऑक्यूपेंस की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ये H बरोज, CD हैरिस और DS विटलसी, रिचर्ड हडसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका DS विटलसी। विटलसी का कॉन्सेप्ट है अनुक्रमिक स्वामित्व की अवधारणा, तो इसको आप याद रखिए, विटलसी का है। प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है कृषि का विकास, संतुलित विकास, भारी उद्योग का विकास, लघु उद्योगों का विकास। तो स्पष्ट रूप से है, कृषि का केवल एक चीज़ का विकास नहीं करना है उद्देश्य, या भारी उद्योग का विकास या लघु उद्योग का, उसका संतुलित विकास करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संतुलित विकास। प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? संतुलित विकास। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। प्रतिचुंबक, काउंटर मैग्नेट की अवधारणा संबंधित है पश्चिमी घाट योजना से, दक्षिण पूर्वी संसाधन प्रदेश, रायलसीमा योजना, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना। तो काउंटर मैग्नेट की अवधारणा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना से संबंधित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रादेशिक नियोजन का कॉन्सेप्ट है काउंटर, प्रतिचुंबक की अवधारणा। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन दिया है कि रेडजल की लेवेंसरोम की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि राज्य जीव के समान होता है। स्पष्ट रूप से है, ये रेडजल महोदय ने बताया था कि राज्य जिस तरह से जीव विकसित होते हैं वैसे राज्य का भी विकास होता है। यहाँ राज्य की तुलना यहाँ पे जीव से की थी।
ठीक है, जीव से के समान माना है। और कारण क्या दिया है कि रैडजल निश्चयवादी थे और डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत से प्रभावित थे। रैडजल निश्चयवादी थे और डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत से प्रभावित थे। ठीक है, तो ये भी सही है। रैडजल निश्चयवादी थे ही और डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहते हैं, उससे प्रभावित भी थे। अब क्या करा कि व्याख्या करता है कि नहीं। रैडजल की लेवेंसम के आधार इस विचार पर आधारित राज्य जीव के समान होता है, क्योंकि रैडजल निश्चयवादी थे और डार्विन की योग्यतम की उत्तरजीविता से प्रभावित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा के संचय के कारण आर्द्र प्रदेश में उत्पन्न होने वाली मृदा को कहते हैं। चलिए, तो जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा के संचय के कारण आर्द्र प्रदेश में जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा के संचय के कारण आर्द्र प्रदेश में उत्पन्न होने वाली मृदा को कहते हैं। तो क्या क्या दिया है? मरुस्थलीय मृदा, पीट मृदा, लाल मृदा और लेटराइट मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीट मृदा। जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा, ठीक है, जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा किसमें पाई जाती है? पीट मृदा में। और दूसरा क्या है? जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा की बात भी किया है और आर्द्र प्रदेश में उत्पन्न वाले, और आर्द्र प्रदेश की बात, आर्द्र प्रदेश में लेटराइट मृदा भी तो होती है, लेकिन जो है इसमें जो है क्या होता है, जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा नहीं होती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिमी घाटों के पूर्व में स्थित क्षेत्र को कहते हैं। कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र के विस्तृत घाटों के पूर्व में स्थित प्रदेश क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रदेश और स्टेप प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिमी आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र के विस्तृत जो पश्चिमी घाटों के पूर्व में, पश्चिम घाट के पूर्व में है। तो मतलब ये, जैसे कि मैं अभी बताता हूँ आपको, ये देखिए समझा देता हूँ लगभग। देखिए ये आपका भारत है, तो ये जो क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, यानी जो क्वेश्चन में कहा था कि कर्नाटक का आंतरिक भाग, ठीक है, कर्नाटक का आंतरिक भाग और तमिलनाडु की बात किया था, आंध्र प्रदेश की बात किया था, मध्य महाराष्ट्र की बात किया था, और कह रहा था कि पश्चिमी घाट जो है, ये पश्चिमी घाट जो है, ये वाला पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित क्षेत्र को, पश्चिमी घाट का के पूर्व में, तो ये हो गया आपका पश्चिमी घाट का पूर्व वाला क्षेत्र, पश्चिमी घाट का पूर्व वाला क्षेत्र। दूसरा ले लेते हैं, ये हो गया पश्चिमी घाट के पूर्व वाला क्षेत्र। तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट के पूर्व वाला क्षेत्र, तो ये स्टेपी प्रदेश हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी होना चाहिए, सही आंसर बी होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 36 का क्या हो जाएगा आपका? 36 का हो गया उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश, 36 का बी। चलिए 37 देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा सोयाबीन का? मध्य प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा, हमेशा से लगातार चला रहा है, डेटा अपडेट भी किया करिए आप लोग। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? यूपी है भाई अपना, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं।
भारत के किस राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम उत्पादकता है? वहाँ क्या था, पूरी तरह से गेहूं के उत्पादन की बात किया था, और यहाँ के गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम उत्पादकता, गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम उत्पादकता पंजाब में। इसका सही आंसर 39 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि वर्ष 2004 में सुनामी द्वारा भारत का कौन सा स्थान बुरी तरह प्रभावित हुआ था? देखिए कौन सा स्थान बुरी तरह प्रभावित है? नागपट्टिनम है, कन्याकुमारी है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है। तो देखिए चेन्नई भी प्रभावित हुआ था, लेकिन यहाँ पर कौन सा स्थान, नागपट्टिनम, देखिए नागपट्टिनम इसका सही आंसर हो जाए। कौन सा स्थान बुरी तरह प्रभावित हुआ था? नागपट्टिनम शुरुआत में आ जाता है, पहले ही आ जाता है। एक तो ये देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नागपट्टिनम, ठीक है, नागपट्टिनम हो जाएगा सही आंसर 40 का। अब 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे मापक का मानचित्र है? भू संपदा मानचित्र, जिसे इंग्लिश में कैडेस्ट्रल मानचित्र कहते हैं, कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थलाकृतिक मानचित्र टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं, विश्व एटलस वर्ल्ड एटलस में तमिलनाडु राज्य का मानचित्र यानी स्टेट ऑफ तमिलनाडु मैप। तो इसका एटलस मानचित्र सबसे छोटा मानचित्र होता है, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विश्व एटलस मानचित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरस्थ संवेदन में 4 भिन्न प्रकार के रिजोल्यूशन होते हैं, उन्हें उपयोग करने के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। सॉरी। तो देखिए रेडियो सक्रिय, स्थानिक स्पेक्ट्रमी, कालिक, ये दिया है। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये स्थानिक होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले स्थानिक होना चाहिए, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रमी, स्थानिक, स्पेक्ट्रमी, रेडियो सक्रिय, फिर कालिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्थानिक पहले होगा, फिर स्पेक्ट्रमी, फिर रेडियो सक्रिय, फिर कालिक, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 43 देखते हैं, प्रकीर्णन डिस्पर्सन का माप कौन सा है? देखिए मैं जो डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो कई बार इसको प्रैक्टिकल वहाँ पे पढ़ा रहा था, तो इसको बार बार जो है मैं बहुत अच्छे से, इसको शुरुआत यहीं से होती थी जब डिस्पर्सन में पढ़ाता था। तो प्रकीर्णन का माप कौन सा है? तो ये प्रकीर्णन माप यानी डिस्पर्सन माप कौन सा है? माध्यिका, ज्यामिति माध्य, मानक विचलन और घटती माध्य। तो बार बार क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा मानक विचलन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, समाश्रण रिग्रेशन विश्लेषण का प्रतिपादक कौन था? समाश्रण रिग्रेशन का प्रतिपादक कार्ल पियर्सन, आप लोग याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन, ठीक है, कार्ल पियर्सन। तो सही आंसर 44 का बी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित तंत्रों को उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। नदी तंत्र दिया है, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहले महानदी है, फिर उसके बाद गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क अभिगम्यता को किसके द्वारा बेहतर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो सड़क अभिगम्यता की बात किया है तो रेखीय बार आरेख, पाई आरेख, श्रेणीगत चिन्ह मानचित्र और प्रवाह रेखा मानचित्र। प्रवाह रेखा मानचित्र फ्लो मैप होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप गद्यांश दे दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत आसान गद्यांश आता है, इसको सब लोग कर लेते हैं, बस केवल टाइम आप लोग बचाया रहा करिए, क्योंकि अभी भी देने लगा है गद्यांश, पहले बीच में गद्यांश नहीं देता था। तो इसका सही आंसर मैं केवल बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 47 देखिए 47 का दिया, लेखांश का केंद्रीय विषय किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक क्रांति का इतिहास।
इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वैज्ञानिक क्रांति का इतिहास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की बड़ी संख्या का मूल किसमें है? विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की बड़ी संख्या का मूल किसमें? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी। आप लोग पढ़ के करिएगा, आसानी से हो जाएगा। 49 देखते हैं, कांट की अवधारणाएं और विधियां क्यों 18वीं शताब्दी में स्वीकार्य थीं? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सिद्धांत का विकास और उसका सत्यापन संभव था। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50। अंतिम महान बहुशास्त्रज्ञ कौन था? अंतिम महान बहुशास्त्रज्ञ जो है हमबोल्ट था। ठीक है, हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट दिसंबर 2008 का पेपर। अब इससे थोड़ा भी अगर आपको हेल्प मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।